गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज तीसरा लेक्चर भारत के भूआकृतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विश्लेषण किया गया है। बीए पार्ट 3rd ईयर पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, डिस्ट्रिक्ट बारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो हमने पिछले दो लेक्चरों के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार से विश्लेषण किया है। आज हम इस लेक्चर के अंतर्गत विस्तार से प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विश्लेषित करेंगे, क्योंकि भारत को मुख्य रूप से 4 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिनमें 2 का विश्लेषण हम विस्तार से कर चुके हैं। आज तीसरा विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार का विश्लेषण है। प्रायद्वीपीय पठार यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक अत्यंत प्राचीन भूभाग है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति वाला यह प्रदेश उत्तर में गंगा सतलज मैदान, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं, तथा शेष 3 दिशाओं में अर्थात 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश गोंडवाना भूमि का ही एक अंग है। इस पठार पर अनेक पर्वत स्थित है, जो लाखों वर्षों की मौसम क्रिया अर्थात जलवायु परिवर्तन से पूर्णतः प्रभावित है। ये पर्वत कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गए हैं। यहाँ पर सकरी और चौड़ी नदी घाटियाँ भी हैं। इस प्रकार यह अनेक धरातलीय विभिन्नताओं से भरा हुआ भूआकृतिक क्षेत्र है। इन पठारों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। इनका विस्तार उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरीप तक लगभग 1700 किलोमीटर लंबाई में और 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत कई राज्यों के भूभाग आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल आदि राज्य सम्मिलित हैं। प्राकृतिक दृष्टि से इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियों द्वारा निर्मित होती है। पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इस भूआकृतिक प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हैं। यह पठार हिमालय पर्वत श्रेणी के निर्माण से पहले काफ़ी व्यापक रूप से फैला हुआ था। इन पठारों ने हिमालय के मोड़ों को प्रभावित किया है। पठार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में आगे की ओर निकले हुए भाग के कारण हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। यह पठार कई जगहों से काफ़ी कटा हुआ तथा अनेक छोटे छोटे पठारों और पहाड़ियों में विभाजित हो गया है। इसलिए इन पठारी भाग के संबंध में विस्तृत रूप से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संक्षेप में आपको बता दें कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है, इसका जो प्रभाव है हिमालय पर्वत पर भी पड़ा है, जिसका स्पष्ट रूप से इसके जो मार्क हैं वो हम या चिन्ह है हम 2 जगह देख सकते हैं। एक तो पूर्वी हिमालय का जो दीर्घ मोड़ है वहाँ पर, और एक पश्चिमी हिमालय का जो दीर्घ मोड़ है वहाँ पर। पूर्वी हिमालय का दीर्घ मोड़ जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न होती है, गार्ज बनाती है, घाटी बनाती है। इसी तरीक़ा से सिंधु नदी जहाँ से पश्चिम में घूमती है, गार्ज बनाती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ एक दीर्घ मोड़ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की तरफ खिसका, उसका जो बल है वो हिमालय पर्वत पर लगा। हिमालय पर्वत पर लगने के कारण ही यहाँ पर दीर्घ मोड़ आए हैं। आगे देखते हैं।
इसी पठार में नर्मदा, सोन आदि नदियों द्वारा इस पठार की कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें अनेक नदियां हैं, कई विस्तृत नदी हैं, बड़ी नदी हैं और कई छोटी नदियां हैं। जो मुख्य नदियां हैं उन्होंने क्या है, घाटियों के द्वारा इस पठार को कई छोटे छोटे उप विभागों में, उप पठारों में विभाजित कर दिया है। नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। सोन नदी के पूरब में छोटा नागपुर पठार, इसके अलावा विभिन्न नदियों के समीप ये पठार पाए जाते हैं, जिनका विश्लेषण हम आगे कर रहे हैं। जो छोटे छोटे पठार विश्लेषित किए हैं उन्हें हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले है मालवा का पठार, नंबर 2 पर है कर्नाटक का पठार, नंबर 3 पर है छोटा नागपुर का पठार, नंबर 4 पर है बुंदेलखंड का पठार और नंबर 5 पर है मेघालय का पठार। अब एक का हम संक्षेप में विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर लेते हैं। नंबर 1 मालवा का पठार। यह पठार लावा द्वारा निर्मित काली मिट्टी का पठार है। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पठार में पार्वती, बेतवा, माही, चंबल, काली सिंध आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। औसतन 250 मीटर ऊंचे इन पठारों पर कहीं कहीं उर्मिल मैदान भी मिलते हैं, जिनमें चपटी पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ प्रमुख है। इस पठार की उत्तरी व उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बाघेलखंड के पठार स्थित है, परंतु पठार के उत्तर भाग को चंबल और उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया है। तो आपको बता देते हैं कि मालवा का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, और ये मालवा का पठार का ही हिस्सा हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो हाड़ौती का पठार बोला जाता है वो मालवा के पठार का ही छोटा हिस्सा है। परंतु जब राष्ट्रीय या देश स्तर पर हम भूआकृतिक प्रदेशों का विश्लेषण करते हैं तो इसका अध्ययन है वो मालवा के पठार के अंतर्गत ही किया जाता है। तो मालवा का पठार हमारे राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो भूभाग है उसमें विस्तृत है। और इस भूभाग में मुख्य नदी जो है चंबल और इसकी सहायक नदियाँ हैं, इन्होंने इस क्षेत्र को अब नाइल का अपरदन से बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण यहाँ पर उत्कात भूमि, जिसको वेडलैंड कहा जाता है, वो अत्यधिक पाई जाती है। और इसी कारण इस क्षेत्र में बीहड़ों में जो दुष्यु हैं उनको छुपने के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल उपलब्ध हुए हैं। दूसरा देखते हैं हम कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, इस पठार को 600 मीटर की ऊंचाई वाली समुद्र रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग पर कृष्णा व तुंगभद्रा नदियाँ बहती हैं। यहाँ घाट प्रवाह व माल प्रवाह नदियाँ कृष्णा नदी में उसके दाएं भाग पर मिलती है। कर्नाटक पठार के दक्षिणी भाग को मैसूर पठार कहते हैं। यह दक्षिण भारत का उच्च सीमा वाला पठार है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्नाटक का पठार है उसे 600 मीटर की समुद्र रेखा जो है वो 2 भागों में विभाजित कर देती है। और यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ हैं वो प्रवाहित होती हैं। उन्हीं की सहायक नदियों के रूप में घाट प्रवाह, माल प्रवाह नदी है। इस कर्नाटक का पठार है जो 2 भागों में विभाजित होता है। तो इसमें दक्षिण का जो भाग है मैसूर शहर के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसे मैसूर का पठार भी कहते हैं, जबकि उत्तरी भाग है वो कर्नाटक पठार के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रायोगिक परीक्षाओं के अंतर्गत भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में बारे में आपको बता रहे कि जी इससे काफ़ी चर्चा में रहता है और
प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे थोड़ा गौर से हम देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, यह पठार बिहार व झारखंड के गया, हजारीबाग और रांची आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इस पठार के अंतर्गत महानदी, स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर आदि महत्वपूर्ण नदी घाटियाँ बनाती हैं, जो कि इस पठार की मुख्य नदियाँ भी हैं। और मुख्य नदियों के साथ साथ में गहरी घाटियों में विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई प्रभावित होती है। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। दामोदर नदी पठार के लगभग मध्य भाग में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर प्रवाहित होती है। महानदी छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा के पास प्रवाहित होती है, जो दक्षिण पूरब में प्रवाहित होती हुई इस पठार की दक्षिण पूरब में प्रवाहित होती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। छोटा नागपुर के पठार की जो उत्तरी सीमा है वो राजमहल की पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती है। ये पठार खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है या धनी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में खनन क्षेत्र है या खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, लोहा है। ये मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में खनन किए जाते हैं। आगे देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर में कई पठार और पहाड़ियों के समूह मिलते हैं, जिनमें हजारीबाग तथा कोडरमा के पठार प्रमुख है। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। रांची का पठार सामान्यतया समतल ही है। कुछ निचली पहाड़ियों को छोड़कर यहाँ पर ग्रेनाइट व नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। इस समतल भाग पर ही रांची नगर अवस्थित है। इस नगर से नदियाँ चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। दामोदर घाटी अब एक भ्रंश के रूप में उपलब्ध है, जिसमें गोंडवाना काल के निक्षेप हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से इस पठार को काफ़ी धनी माना जाता है। तो आपको इस बारे में अभी पूर्व में ही बताया है कि यह जो पठार है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत के अंतर्गत काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। अब अगला देखते हैं हम बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, यह पठार ग्वालियर पठार व विंध्याचल श्रेणी के बीच में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर के मध्य है। इसे बाघेलखंड का पठार भी कहते हैं। वैसे आपको बता देते हैं कि कई जगह बुंदेलखंड का पठार और बाघेलखंड का पठार है वो अलग अलग दो भागों में विभाजित करके भी अध्ययन किया जाता है। यह क्षेत्र है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जो संक्रमित क्षेत्र है या संक्रमित वाला भूभाग है, उन क्षेत्रों में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार विस्तृत है। अगला है मेघालय का पठार। मेघालय पठार, इसका निर्माण गोंडवाना काल के निक्षेपों से हुआ है। मेघालय के पठार का उत्तरी ढाल लंबवत है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, तथा दक्षिण का ढाल धीमा है। इसी पर गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। और आपको हम बता देते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया इन पहाड़ियों के बारे में काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत भी पूछा जाता है। और इन पहाड़ियों का हमारे भारत की जलवायु की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगिता है या महत्व है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों की वजह से भारत में जो मौसिनराम स्थान है मेघालय के अंतर्गत ही है, और जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, जो इन्हीं पहाड़ियों की कीपाकार स्थिति होने के कारण वर्षा होती है। मेघालय के पठार के बारे में भूगर्भ के जो भूवैज्ञानिक हैं उनके मतानुसार मेघालय पठार और हिमालय के मध्य का जो भूभाग है, वहाँ पर जो घाटी, जिसको कहीं पर रैंप घाटी, कहीं पर रिफ्ट घाटी के नाम से भी
जिनकी बनने की प्रक्रिया भी अलग अलग है, उनके आधार पर विश्लेषित किया जाता है। तो उनके जो मध्य का भूभाग है वो घाटी के रूप में, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रवाहित होती है, जबकि मेघालय पठार है वो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। लेकिन आज हम देखते हैं तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भूभाग से विलग दिखाई देता है, जिसका मुख्य कारण मध्य का जो भूभाग है वो घाटियों के रूप में अवतलित होने के कारण नीचा या अवतल क्षेत्र में धंस गया है, जिससे यहाँ पर आज ये ब्रह्मपुत्र गंगा का जो डेल्टा है, मैदानी क्षेत्र है, वो हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि हम भूगर्भ के अंतर्गत विश्लेषण करें तो आज भी हमें स्पष्ट रूप से इसके प्रमाण मिल जाते हैं कि मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्सा है, जबकि धरातल के ऊपरी भाग पर हम देखते हैं तो ये प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भूभाग से विलग होता दिखाई देता है। अगला देखते हैं तो यहाँ तक हमने देखा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो छोटे छोटे पठारों में उपविभाजित किया है वो सारे पठारों का विश्लेषण हो गया है। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही कई पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत श्रेणी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है विंध्याचल का पठार। विंध्याचल पठार विंध्याचल श्रेणी का विस्तार अव्यवस्थित रूप में है। यह नर्मदा नदी के साथ साथ पश्चिम की ओर गुजरात से प्रारंभ होकर के इस नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व दिशा में बढ़ती हुई उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, भारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियों का सम्मिलित रूप है। विंध्याचल पर्वत में परतदार चट्टानें लाल व बलुआ पत्थरों से युक्त मिलती हैं, अर्थात विंध्याचल पर्वत है वो मुख्य रूप से सैंडस्टोन से बना हुआ है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है, अपसादी चट्टान है, उनके द्वारा निर्मित है। विंध्याचल पर्वत की उत्तरी और दक्षिण भारत विंध्याचल पर्वत ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को एक दूसरे से स्पष्ट विलग करता है। इस पर्वत की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। अगला है सतपुड़ा का पर्वत। यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ भी सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में हम विस्तार से BA सेकेंड ईयर में राजस्थान का भूगोल जो पेपर चलता है उसमें हम विस्तार से विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे एक संक्षिप्त रूप में इसका विश्लेषण करना अपेक्षित है। तो अरावली पर्वतमाला के बारे में देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी अहमदाबाद के समीप है, जिसे हम स्पष्ट रूप से कहें तो गुजरात के अंतर्गत जो पालनपुर में खेड़ा ब्रह्मखेड़ा नामक स्थान है, वहाँ से लेकर के राजस्थान के मरुस्थल की पूर्वी सीमा से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक विस्तृत है। आबू के निकट इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, और ये 1727 मीटर है। कहीं कहीं पर इसकी 1722 मीटर भी ऊंचाई होती है, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि इसका जो शिखर है वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। यदि मंदिर का जो शिखर है उसको जोड़ लेते हैं तो 1727 मीटर है, और उसको यदि नहीं जोड़ते हैं तो वो 1722 मीटर ही मानी जाती है। अरावली श्रेणी जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसके पश्चिम की ओर लूनी नदी मुख्य नदी है जो अरब सागर में गिरती है। पूर्व की ओर मुख्य नदी बनास रूप नदी है जो बंगाल खाड़ी में जाकर के चंबल की सहायक नदी के रूप में मिलती है, और वहीं से आगे अपने जल को प्रवाहित करती हुई जाती है। ये दोनों ज़्यादातर मौसमी नदियाँ हैं, अर्थात अस्थायी नदी है। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन
के पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिम तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। उत्तरी सह्याद्री की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। यहीं से गोदावरी, भीमा, कृष्णा एवं उर्रा नदियों का उद्गम होता है। कल सुबाई इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। सालहेर, महाबलेश्वरम उत्तरी सह्याद्री की और अन्य मुख्य चोटियाँ हैं। थालघाट, भोरघाट उत्तरी सह्याद्री के 2 प्रमुख दर्रे हैं। मुंबई से कोलकाता का जो मार्ग जाता है वो भोरघाट दर्रे से जाता है। आजकल तो जो नेशनल हाईवे हैं उनका नेम चेंज हो गया है, लेकिन जो मुंबई कोलकाता जो नेशनल हाईवे वो 6 था और वो इसी दर्रे से निकलता है। अब है मध्य सह्याद्री। मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच 650 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। यह भाग काफ़ी ऊबड़-खाबड़ धरातल वाला है तथा वनों से आच्छादित है। मध्य सह्याद्री की औसत ऊंचाई 1220 मीटर है। इसी क्षेत्र में कुद्रेमुख और पुष्पगिरी यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं। कुद्रेमुख की 1892 मीटर ऊंचाई है। और आपको बता देते हैं कि ये कर्नाटक के अंतर्गत है कुद्रेमुख पहाड़ी, और ये लौह अयस्क खनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। मध्य सह्याद्री की चट्टानें ग्रेनाइट और नीस प्रकार की है। इसके पूरब की ओर तुंगभद्रा और कावेरी नदियाँ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है दक्षिणी सह्याद्री। नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक 290 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस भाग में नीलगिरी पहाड़ी के साथ साथ अन्नामलाई की पहाड़ी भी है। अन्नामुदई इस क्षेत्र की उच्च चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ हैं तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। और आपको बता देते हैं कि इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार 1300 किलोमीटर की लंबाई में महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 615 मीटर है। पूर्वी घाट के 615 मीटर। पूर्वी घाट के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर की ओर पहाड़ियों को नीलगिरी, फलकोड़ा, अन्नामलाई, जावेद, शिवराय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच पूर्वी घाट का स्तर समान हो गया है। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट का उच्च स्थल है और इसके बाद महेंद्रगिरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। प्रायद्वीप की बेसाल्ट चट्टानों से प्राप्त होने वाली काली मिट्टी कपास और गन्ना की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। प्रायद्वीप स्थलाकृति जल विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु भी अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अपने प्रवाह मार्ग में अनेक जलप्रपात बनाती हैं, किंतु इन नदियों की मौसमी प्रकृति के कारण जल विद्युत उत्पादन की क्षमता काफ़ी सीमित हो जाती है। विंध्य पहाड़ियाँ उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य एक प्राकृतिक जल विभाजक का कार्य करती है, और सामान्य तौर पर देखें तो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर अलग करने वाला जो पर्वत है वो विंध्याचल पर्वत ही है, जिसके परिणामस्वरूप विंध्याचल के दक्षिण में स्थित भूभाग के लोगों ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान क्षेत्रीय विभेदों सहित विकसित की है। और इसी से हम देखते हैं कि दक्षिण का जो कल्चर है, वेशभूषा है, वो अलग दिखाई देती है, भाषा है, कई
तरीका की है और हमारे उत्तर की जो भाषा है, कल्चर है, भौगोलिक विविधता है, वो विलग दिखाई देती है। तो आज हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत विस्तार पूर्वक प्रायद्वीपीय पठार का विश्लेषण किया है। धन्यवाद।